अगर आपको भी लगता है कि पावर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आ सकता है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है इनके स्टॉक्स में, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके लिए ये ट्रांसफॉर्मर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। इनमें भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देने के चांसेस हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 3 स्टॉक्स बात करेंगे पावर इंडस्ट्री से और 3 स्टॉक बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज से। इन सारी कंपनीज ने काफी अच्छा खासा पैसा कई सारे लोगों को बना के दिया है, लेकिन इसमें अभी भी स्कोप बाकी है। तो पहला स्टॉक जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी। स्टॉक का पीई देख सकते हैं अपने इंडस्ट्री पीई से बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है, लेकिन चार्ट इसका अच्छा है। डिविडेंड बहुत ज्यादा देती है कंपनी, तो डिविडेंड ज्यादा देती है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा भागने वाली कंपनी नहीं है, ठीक है, मल्टी बैगर नहीं बना देगी ये, स्लोली लेकिन ऊपर जाने वाली कंपनी है। तो इसीलिए आपको इसके आरओसी और आरओई जो है थोड़े एवरेज काइंड ऑफ दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो आपको ज्यादातर पावर वाली कंपनीज में ये आपको ऐसा ही दिखेगा। प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग 51.3% की है। फाइनेंशियल्स देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं। अब इसके चार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं गिरा है इस मार्केट में, जिसमें सारे ही स्टॉक्स, बड़े छोटे मीडियम जो भी स्टॉक्स हैं, वो सारे ही बहुत बुरी तरीके से गिरे थे, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा नहीं गिरा है और ऑलरेडी रिकवरी के संकेत देना शुरू कर दिया है ये। तो क्या हुआ इसमें, आप देखिए इसके इन्वेस्टर्स में आके अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा 51% तो हमने देख लिया प्रोमोटर के पास है। रिमेनिंग किसके पास है? एफआईआई डीआईआई के पास बहुत ही बड़ा स्टेक है। पब्लिक के पास सिर्फ 3.5%, बहुत ही छोटा स्टेक पब्लिक के पास है, जो कि इस स्टॉक को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, एफआईआई डीआईआई और प्रमोटर को मिला के आप देखोगे तो लगभग पूरी ही कंपनी इन तीनों के हाथ में चल रही है। तो कंपनी को डूबने का तो भूल ही जाओ, बिल्कुल डूबने का कोई साइन, कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा, और कंपनी भागने भागने वाली ही मोड में रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एफआईआई डीआईआई ने अगर इतना बड़ा इसमें पैसा लगा रखा है तो बॉस एवरेज चलने के लिए तो नहीं लगा रखा है, राइट, ग्रोथ के लिए लगा रखा है, ग्रोथ देना है उनको अपने इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पे अगर इसके प्रॉफिट्स ग्रोथ देखेंगे तो एवरेज ही दिखाई देंगे, सेल्स ग्रोथ एवरेज दिखाई देगी, सीएजीआर बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट की वजह से ऐसा चल रहा है, अदरवाइज इतना एवरेज टाइप के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी में कुछ खास इंटरेस्ट लोगों का होता नहीं है। अब देखिए चार्ट तो हमने देख ही लिया कि ये शायद रिकवरी वाला जोन हो। ओके, इसका पीई रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, मीडियन बहुत नीचे है, उससे बहुत ऊपर प्राइस अभी चल रहा है। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा ये रहता है कि जितने नीचे पॉसिबल लेवल पे मुझे स्टॉक्स मिले मैं उनको प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, ऊपर वालों को कम करता हूँ। हर किसी का स्टाइल अलग होता है, तो कुछ लोग होंगे जो इस लेवल पे इसको खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरों का स्टाइल गलत है, दूसरे ऊपर में खरीद के कोई गलती करते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे नीचे ज़्यादा सेफ लगता है, ठीक है, मुझे मीडियन के नीचे जब पीई चला जाता है तब ज़्यादा सेफ लगता है, तो मैं इसमें वेट करूँगा। ये मेरा पर्सनल प्लान है। ओके, कहाँ तक जाने दूंगा मैं इसे? देखिए अराउंड 215 के जब ये नीचे चला जाएगा ना, तब जाके मैं इसमें एंट्री के लेवल्स ढूंढना शुरू करूंगा। 215 के ऊपर नो चांस फॉर मी। दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी लिमिटेड। इसमें भी मार्केट कैप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। देखिए जो भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ये सारे सेफ स्टॉक्स हैं, ओके, जिनके ऊपर किसी को भी आई थिंक डाउट नहीं होगा, किसी को भी नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वैसे स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न देंगे, क्योंकि मल्टी बैगर नाम के साथ ही आपके साथ रिस्क जुड़ जाता है। तो ये जो वीडियो है ये रिस्क वाले स्टॉक्स के लिए नहीं है, बिल्कुल ही सेफ जो स्टॉक्स होते हैं, धीरे चलें तेज चलें लेकिन सेफ होने चाहिए, तो वैसे स्टॉक्स है। ओके, तो एनटीपीसी इसमें सेकंड नाम है। मार्केट कैप अच्छा खासा है। स्टॉक का पीई आप देखेंगे तो ये भी आपको इंडस्ट्री पीई से काफी ज्यादा नीचे दिखाई देगा। आरओसी आरओई इसका भी एवरेज है, क्योंकि डिविडेंड ज्यादा देती है, डिविडेंड ज्यादा देती है तो चांसेस इसके भी ये होंगे कि ग्रोथ बहुत ज्यादा इसमें नहीं होगा। देखिए इसका भी फाइनेंशियल जो है बहुत अच्छे हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको सेम ही दिखाई देगी, डेट टू इक्विटी रेशियो सेम ही दिखाई देगा, जैसा हम लोग किसमें पावर ग्रिड में देख रहे थे वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इसका चार्ट हम लोग देखते हैं तो पहले इसमें जो चार्ट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ से जो इसमें तेजी आई है ये पूरी न्यूज बेस पे और जो इसका काम चल रहा है, जो इसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर ये भागना शुरू किया था। ठीक है, तो पहले के कंपैरिजन में अभी इसका जो काम है, मैनेजमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो हिस्ट्री को थोड़ा सा इग्नोर करके चला जा सकता है।
अब 5 साल के चार्ट में अगर देखेंगे तो आपको सेम ही जैसा पावर ग्रिड में दिखाई दे रहा था वैसा ही इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं तो यहाँ पे ये भी सेम, और देखिए इधर भी क्या हो रहा है, एफआईआई और डीआईए के पास बहुत ही बड़ी होल्डिंग और पब्लिक के पास बहुत छोटी सी होल्डिंग। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है देखने में कि हम लोग पावर ग्रिड का ही शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर रहे हैं, राइट। लेकिन एनटीपीसी और पावर ग्रिड का सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देता है। अब देखिए, अब वापस एक बार चेक करते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, क्या ये भी सेम है? तो ये थोड़ा सा पावर ग्रिड से बेटर दिखाई देता है और सीएजीआर भी इसलिए उससे ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एवरेज है ये भी प्रॉफिट एंड सेल्स, लेकिन कंपेयर टू पावर ग्रिड ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। अब अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे तो ये भी आपको वैसे ही दिखाई देगा। ईपीएस तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पावर ग्रिड के कंपैरिजन में ईपीएस इसका ज्यादा अच्छा है। लास्ट 5 साल का हम लोग चेक कर रहे हैं, इसमें भी मीडियन के ये ऊपर चल रहा है। अभी देखिए एनटीपीसी मेरे पास है बहुत पहले टाइम से, जब ये मीडियन के नीचे चल रहा था तो यहाँ से मैंने लिया था और काफी अच्छे प्रॉफिट में है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे अभी एवरेज करना है तो मैं इस लेवल पे नहीं करूंगा, ये मेरा स्टाइल नहीं है। अगेन बोलूंगा किसी और का स्टाइल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ इन्वेस्ट करे और उसको प्रॉफिट ना हो। देखिए हर तरह की रिस्क और आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अभी ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ लेकिन ये स्टॉक यहाँ आए ही ना, तो दूसरे लोग जिन्होंने यहाँ पे लिया है उनको ये स्टॉक बाद में यहाँ दिखेगा और मैं इसको देखता रह जाऊंगा, राइट। तो हर एक डिसीजन के साथ एक रिजल्ट आता ही है। मैं तैयार हूं इसको यहाँ मिस करने के लिए, अगर यहाँ आता है तो मैं लूंगा, नहीं आता है तो मैं इसे यहाँ से जाने दूंगा। बात करेंगे लेवल्स की, तो 265 के नीचे जब ये जाएगा तब मैं इसको एंट्री के लिए लेवल्स ढूंढना शुरू करूंगा। अब बहुत हो गई गवर्नमेंट कंपनी, एक पावर इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनी भी ले लेते हैं। लेकिन कई सारे लोग टाटा पावर की जो हेड है कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज, वो टाटा की कंपनीज को भी कई सारे लोग गवर्नमेंट वाली ही कंपनी बोलते हैं। खैर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये भी 1.25 लाख करोड़ के आसपास का है। इसका पीई बेटर दिखाई देता है, इंडस्ट्री पीई के आसपास है। डेट इसमें भी है जो कि मैंने बोला था सबके ऊपर रहेगा। आरओसी और आरओई ये दोनों जो है सेम है। डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है और इसके अलावा डेट हमने देख लिया। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 46.9% है, 50% से ऊपर नहीं है, 46.9 है। फिनेंशियल्स अच्छे हैं। इसमें अगर इन्वेस्टर्स में जाके चेक करेंगे तो हमको रिटेलर्स का ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। जो पिछली 2 कंपनीज हमने देखी उसमें कितना था 3%, यहाँ पे कितना है 27%। लेकिन एफआईआई और डीआईए के पास फिर भी काफी अच्छा स्टेक है। ओके, तो कंपनी ये खराब नहीं है। और ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि टाटा पावर का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो टाटा मोटर्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से ग्रो करती है, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री है वो कितने अच्छे से ग्रो करती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाटा पावर अगर काम करेगी बाद में एक्सपेंशन करेगी तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि टाटा के ही प्रोडक्ट्स उसमें फायदा ले पाएंगे। जो दूसरी कंपनीज भी हैं जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री वगैरह में है, वो भी इससे फायदा लेंगी, तो उसका भी प्रॉफिट टाटा पावर को मिलने के चांसेस है। कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन क्या है रिपीट करना पड़ता है कभी कभी कुछ लोगों को रिमाइंड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे बहुत ही शानदार आपको दिखाई देगा। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे अच्छा दिखाई दे रहा है। सीएजीआर भी देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कंपेयर टू बाकी जो दोनों कंपनीज थी गवर्नमेंट कंपनीज, उनके कंपैरिजन में इसकी ग्रोथ जो है ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। अगर बॉटम्स पे हम लोग इसे ले पाते हैं तो कंपेयर टू एनटीपीसी और पावर ग्रिड ज्यादा प्रॉफिट्स देने के चांसेस टाटा पावर में है। ओके, और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक पैटर्न के तौर पे यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ जैसा दिख रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं पीई रेशियो। तो पीई रेशियो के हिसाब से ईपीएस तो बढ़ रहा है और मीडियन के पास में ही जो है इसका पीई चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। किसी को अगर लेना है तो वो पी रेशियो देख के अगर लेता है तो शायद उसने बाइंग कर ली होगी। मैं इसमें एंट्री कब करूंगा, देखिए 290 के आसपास जब ये जाना शुरू करेगा ना तब शायद मैं इसमें एंट्री कर पाऊंगा। अराउंड यहाँ कहीं पे जो ये रेसिस्टेंस था उसी के आसपास जब ये आएगा तब मैं इसमें एंट्री करने में ज्यादा खुश रहूंगा, ज्यादा सेफ रहूंगा। लेकिन किसी ने अगर यहाँ पे भी लिया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई खराब डिसीजन है। चलिए अब बात हो गई पावर इंडस्ट्री की 3 कंपनीज की, राइट। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज की 3 कंपनीज के बारे में। और ये बात याद रखिएगा कि पावर इंडस्ट्री से ज्यादा आपको प्रॉफिट के चांसेस जो है ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के स्टॉक्स में होंगे। सेम वैसी ही बात है जैसे व्हीकल इंडस्ट्रीज में जो कार वाली कंपनीज होती हैं उससे ज्यादा प्रॉफिट कौन देती है, कार के पार्ट्स वाली कंपनीज। तो पहली कंपनी है वोल्ट एम्प ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। बड़ौदा में बेस्ड ये कंपनी 7,304 करोड़ के मार्केट कैप के साथ लोएस्ट पीई के साथ दिखाई देता है। अपना इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 53 का इंडस्ट्री पी चलता है, उसके भी आधे प्राइस पे अभी चल रहा है ये।
तो काफी गिरावट इसमें हो गई है। डिविडेंड बहुत अच्छा खासा देती है कंपनी, और उसके साथ में आरओसी आरओई देखेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, तो इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो स्टेक ने कम हुए थे, कम होके गए किसके पास, अगर पब्लिक के पास गए हैं तो वो नेगेटिव है, लेकिन पब्लिक के पास नहीं गए। ये कहाँ गए, देखो एफआईआई के पास और डीआई के पास तो ऑलरेडी थे ही स्टेक्स काफी अच्छे खासे, लेकिन पब्लिक के पास ये नहीं गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ 1% या थोड़ा बोल सकते हैं इनका जो स्टेक है पब्लिक का वो बढ़ा है, तो ऑब्वियसली अभी ये बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप का नेगेटिव एक पॉइंट है। अदरवाइज ओवरऑल अगर नॉर्मल आप चेक करोगे तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा प्रमोटर एफआईआई डीआई के होल्डिंग में। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सेफ स्टॉक ये है। अब अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ को चेक करेंगे बहुत ही लाजवाब दिखाई देगा, इसीलिए सीएजीआर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसका अगर 5 इयर्स का चार्ट चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको ग्रोथ दिखाई देगा। इस ग्रोथ में ये एक बहुत ही बड़ा करेक्शन दिखाई देगा, और मेरे हिसाब से ये करेक्शन और कुछ नहीं, ये कॉमन जो मार्केट में फॉल है उसकी वजह से ही आया है। तो जब भी रिकवरी होगी यहाँ से पैसा बनने के स्कोप जो है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। तो अभी के बॉटम के लेवल से, अभी जिस ये प्राइस पे था, इस प्राइस से अगर ये ऑल टाइम हाई पे भी चला जाता है जो इसका पिछला हाई था, तब भी पैसे 2 गुना बन जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा इसे इग्नोर कर रहा हूँ जब तक कंफर्मेशन श्योर नहीं हो जाता निफ्टी का कि निफ्टी में टर्न अराउंड आ चुका है, तब तक मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई अगर खरीद लेता है तो भी मेरे हिसाब से कोई बुरी डिसीजन नहीं होगी। मैं पर्सनली कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, 5170 के नीचे जब ये जाएगा तब मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल जोन ये हो जाएगा। दूसरा स्टॉक है शिलचार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत ही फेमस स्टॉक है। मार्केट कैप इसका देखोगे तो पिछले स्टॉक से कम है, लेकिन फेमस ये उससे ज़्यादा है। इसके भी स्टॉक का पी देखेंगे तो आपको इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा कम दिखाई देगा। डिविडेंड थोड़ी बहुत कंपनी देती है, लेकिन आरओसी आरओई देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब बहुत पैसा बना के इसने ऑलरेडी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है सबसे बड़ी बात, और फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी तक की जितनी कंपनीज हमने देखी उन सब में सबसे अच्छे फंडामेंटल्स इसके दिखाई दिए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक के पास बहुत ज्यादा स्टेक है, और यहाँ पे स्टेक इनका बढ़ा भी है। तो इसको देखते हुए, इसको देखते हुए और इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो थोड़ी सी गिरावट हुई है शायद ये थोड़ी और होनी चाहिए। पी रेशियो को एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके आपको ईपीएस जो है अभी तक के सबसे बेस्ट दिखाई देंगे, लेकिन मीडियन से अभी भी इसका पी जो है वो थोड़ा ऊपर चल रहा है। तो मैं पर्सनली इसमें वेट करने वाला हूँ, लेकिन स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर ये गिरते गिरते यहाँ इस लेवल से थोड़ा नीचे आता है, मुझे लगता है 3900 के जब ये नीचे जाना शुरू करता है ना, तब इसमें एंट्री शायद मुझे करनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके अगर कोई टारगेट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। लास्ट स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, ठीक है। आपके ब्रोकर के ऐप पे आपको TARIL ये लिख के सर्च करना पड़ेगा तो आपको ये स्टॉक दिखेगा। लास्ट सेशन में देख सकते हैं कितना ज्यादा, अराउंड 10% के आसपास का इसमें जंप था। और इसके चार्ट को भी आप देखोगे ना तो चार्ट देखने से भी ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। खैर मार्केट कैप भी देखोगे तो जो अभी पहले के 2 हमने ट्रांसफॉर्मर वाले स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें सबसे ज्यादा बड़ा इसका मार्केट कैप है, लेकिन स्टॉक का पीई बहुत ज्यादा है अभी, मतलब इंडस्ट्री पीई से बहुत ज्यादा। मतलब मार्केट इसको बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे के चल रहा है, तो कुछ रीजन होगा इसके बिजनेस में, हर चीज में, तभी इतना ज्यादा इसको वैल्यूएशन दिया हुआ है। देखिए डिविडेंड भी कंपनी बहुत ज्यादा नहीं देती है, मतलब अपने बिजनेस में ग्रोथ में पैसा लगाती है। आरओसी आरओई बहुत ज्यादा नहीं है इसका, तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। डेट बहुत ज्यादा नहीं है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज जो बहुत खराब लगी मुझे वो है इसमें ये प्लेस्ड परसेंटेज। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग का 21.8% गिरवी रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है अगर आपको मालूम है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना डिटेल में, या तो कोई लिंक छोड़ देना। चलिए ये चीज याद रखेंगे। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कंपनी जो है इंटरेस्ट कितना पे करती है और कमाती कितना है। तो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है 47 और उसके डबल ट्रिपल से ज्यादा कमाती है। पहले ये चीज नहीं थी, जितना इंटरेस्ट पे कर रही थी उतना ही कमा रही थी। तो कुछ कुछ नेगेटिव चीजें दिखनी शुरू हो गई हैं हमको, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, सेल्स ग्रोथ देखोगे, CAGR तो मत देखो यार, ये देख के कोई फायदा नहीं है। ऐसा लगेगा कि कौन सी खजाना वाली कंपनी छूट गई, ठीक है। अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। तो पब्लिक के पास जो स्टेक है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हुआ है, मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज ये है। तो जो इंटरनल चीजें होती है ना वो हम लोगों को, छोटे रिटेलर्स वगैरह को समझ में आती नहीं है। न्यूज वगैरह बाद में आती है, जब मार्केट में शेयर भाग जाते हैं तब जाके हमको कुछ ऐसी न्यूज मिलती है जो कि हम लोग
इस तरह से फंडामेंटली चेक कर नहीं सकते, गेस कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी यहाँ पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, गया किसके पास है, देखिए डीआई के पास, और किसके पास गया, एफआईए के पास। तो ये बड़े जो लोग होते हैं ना, इनको पता रहता है कुछ ना कुछ अंदर में चल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक ये भागना चाहिए। ओके, तो जो नेगेटिव चीजें हैं, जैसे इसका प्लेस परसेंटेज हो गया, इसका इंटरेस्ट वगैरह जो भी चल रहा है वो सब हो गया, वो सब हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चीज क्या है, इसका ओपीएम देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो लोगों को पसंद आती हैं। बाकी चार्ट तो हमने देख लिया कि बहुत शानदार है। पी रेशियो ये देखिए, मीडियन यहाँ है और मीडियन के जस्ट पास में ही इसका पीई चल रहा है। तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। और उसके हिसाब से इसके मतलब पी रेशियो के हिसाब से बहुत ज्यादा इसे खरीदा नहीं गया है। जितना इसका प्रॉफिट आया उस हिसाब से ये नहीं खरीदा गया है। तो चांसेस है कि शायद ये यहाँ से और नीचे ना गिरे, या तो कंसोलिडेट करे या तो यहाँ से भाग जाए। तो इसीलिए जो आपको इसमें अराउंड 10% की तेजी दिखाई दे रही है ना, वो एफआईआई डीआई जो भगा रहे हैं उसकी वजह से। अब आपका डिसीजन जो भी हो, मेरा डिसीजन क्या है, देखिए अगर ये गिरते गिरते 240 के नीचे गया तब तो मैं इसे कंसिडर कर पाऊंगा। लेकिन अगर ये यहाँ से भागता रहा तो आप सिर्फ उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो जिन्होंने यहाँ बॉटम में यहाँ पे खरीदा है, वो प्रॉफिट्स देख रहे हैं। तो अभी आगे और लंबे टाइम तक प्रॉफिट्स देखने वाले हैं। नए लोगों को इसमें एंट्री करने के लिए शायद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चांस अभी बहुत हाल फिलहाल में ना मिले। रिस्क लेना चाहते हैं तो इस लेवल पे देख सकते हैं। मैं कहाँ पे कंसिडर करूंगा मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर आप ग्रोथ वाली कंपनीज पावर सेक्टर में या फिर ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज में ढूंढ रहे हैं तो ये 6 स्टॉक्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। बाकी आपके व्यूज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। कमेंट करने का टाइम ना हो तो जस्ट वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।